नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की किताब पढ़ रहे हैं। कक्षा 11 की इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और आज इस सांख्यिकी की किताब में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में आज हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 की। और लेक्चर नंबर 2 को शुरू करने से पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स का एप्लीकेशन मार्केट में आ चुका है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर मिल नहीं रहा है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए है। क्लिक करो, सीधा प्ले स्टोर पे पहुंच जाओगे, डाउनलोड कर लो, अपनी आईडी बना लो। और आईडी बनाने के बाद वहां पर आपको कुछ कोर्सेज देखने को मिलेंगे। कक्षा 11 अर्थशास्त्र का है, राजनीति विज्ञान का है, भूगोल का है। सभी कोर्सेज में आपके लिए डाउट सॉल्विंग ग्रुप होगा, आपके डाउट्स को सॉल्व करा जाएगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको पूरे वीडियो की, वन शॉट्स की, सबकी पीडीएफ मिलेगी जिसे आप आसानी से रिवीजन कर सकते हो और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। और भी ऐसी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है और सिर्फ नाम मात्र की फीस में है। इतनी फीस में पूरे सेशन की आपको सुविधाएं दी जाएंगी जितनी आप 2-3 दिन में पैसा खर्च कर देते हो, उतनी ही फीस ले रहे हैं बस पूरे सेशन की, और इतनी सुविधा आप लोगों को दी जा रही है। तो अब इन सुविधाओं को पाने के लिए, इन सुविधाओं से कहीं वंचित ना हो जाओ, उसके लिए क्या करना होगा कि इन 2 नंबरों पे कॉल करना है। इन 2 नंबरों पे कॉल करो, टीम को बोलिए कि हेलो सर मैम, हमारा इस सब्जेक्ट का कोर्स चालू कर दीजिए। आप अगर एक सब्जेक्ट है तीनों में से एक का ले लीजिए, तीनों के तीनों हैं तो तीनों का ले लीजिए, और 2 है तो 2 का ले लीजिए। जो भी आप लेना चाहते हैं वैसा आप ले लीजिए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं इन सब्जेक्ट के कोर्सेज से जुड़ने के बाद आपके कोई डाउट नहीं बचेंगे, क्योंकि सारे के सारे डाउट वहां सोल्व हो जाएंगे। आपकी नोट्स की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको वीडियो को बार बार में रोक रोक करके लिखने की जो आवश्यकता होती है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिर आप बस एक बार में पूरा लगन के साथ वीडियो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बढ़िया आपकी जिंदगी हो जाएगी। पर आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? आंकड़ों का वर्गीकरण। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है। जो हमारा डेटा होता है, जो हमारे आंकड़े होते हैं, उसको वर्गीकृत करना, उसको क्लासिफाई करना, मतलब उसको बांट देना। जैसे कि आप लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, जहां पर हमने परिचय डिस्कस करा है, हम लोगों ने अपरिष्कृत जो आंकड़े हैं उनको डिस्कस करा है। परिचय में हमने ये चीज देखी थी कि जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे एक कबाड़ी वाले का उदाहरण लिया था कि कबाड़ी वाले जो भैया होते हैं वो सारा सामान लेते हैं, फिर उनको अलग अलग तरीके से बांट कर करके रखते हैं। हमने अपनी किताबों का उदाहरण लिया, सब्जेक्ट्स का उदाहरण लिया, सब इस प्रकार से उदाहरण लेकर करके हमने देखा कि जो अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं, जो रो डेटा होता है, जिसको आप सारा यूं मिक्सअप पे कुछ पता ही नहीं है, तो उससे एक विश्लेषण निकालना, उससे किसी चीज का एक एनालिसिस करना, समीक्षा करना थोड़ा सा कठिन होगा, थोड़ा सा कठिन होगा। इसलिए अगर हम उसको वर्गीकृत कर देते हैं, अगर हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए किसी चीज का विश्लेषण निकालना। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए भी एक बात बताता हूं। जैसे आप मान लीजिए कि अभी आप हमसे पढ़ रहे हैं, अब आपको एक साथ सारे वीडियो मिले, थोड़ी सी समस्या है, पर उनकी प्लेलिस्ट मिल जाती है सब। इस चैप्टर के सारे वीडियोस इस वाले प्लेलिस्ट में, इसके इस वाले में, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया? क्लासिफाई हो गया, वर्गीकृत कर दिए। इसके अलावा 11वीं भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के सारे वीडियो इसमें है, सांख्यिकी के सारे वीडियो इसमें है, 12वीं व्यष्टि अर्थशास्त्र के इसमें, 12वीं समष्टि अर्थशास्त्र के इसमें, भूगोल के इसमें है, राजनीति विज्ञान के इसमें। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा वर्गीकरण करने से, क्लासिफिकेशन करने से हमें किसी भी चीज का विश्लेषण करने से, एनालिसिस करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। लास्ट चैप्टर तक हम लोगों ने ये देखा था कि आंकड़ों का संग्रह किया जाए, कलेक्शन ऑफ डेटा हो, बट कलेक्शन ऑफ डेटा करने के बाद उनको सही प्रकार से ऑर्गेनाइज करना, उनको सही प्रकार से सेट करना, इस प्रकार से सेट करना कि हम उनसे कोई विश्लेषण आसानी तरीके से निकाल पाए, हम कोई एनालिसिस है, कोई समीक्षा है वो आसानी से कर पाए, हमें बड़ी दुविधा ना हो, समस्या ना हो। जैसे अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। एक कबाड़ी वाले भैया हैं, उन्होंने सारा सामान ले लिया, अब डाल दिया। अब वो अपनी दुकान पे जब ले जाकर करके रखते हैं तो क्या करेंगे? जो
तांबे के हैं वो एक तरफ, जो धातु है वो सारी एक तरफ, प्लास्टिक की बोतलें एक तरफ, ठीक है, कांच का जो होगा वो एक तरफ, अखबार रद्दी होगा वो एक तरफ। अब उन्होंने बांट लिया। अब जैसे कोई भी है, उनसे कोई खरीदने आया, रद्दी मान लिया अखबार खरीदने आया, अखबार ले जाओ, ये रहे, इतना इतना वजन है इसमें, इतना ये जो लोहा तांबा है वो ले जा। जो पूर्ण चक्रण करने वाले होते हैं, रिसाइकल करने वाले होते हैं, वो उनसे लेकर के जाते हैं। इसी प्रकार से आप किताबें जो अपनी है, आपने इकोनॉमिक्स रख ली, आप लोगों ने अपनी ज्योग्राफी की रख ली, पॉलिटी की रख ली, हिस्ट्री की रख ली, हिंदी की रख ली, आपने वर्गीकृत कर लिया। और आप जब बैग भी सेट कर रहे हो तो मेरा सबसे पहला पीरियड इसका आता है, फिर इसका आता है, फिर इसका आता है, तो यूं आंख बंद करके भी आप डालोगे, हाँ साहब ये लो आ गया, अपने पास पहला पीरियड अर्थशास्त्र का था, अर्थशास्त्र की किताब निकल गई। तो वर्गीकरण बड़ा आवश्यक होता है। पर अब आज हम लोग ये जानेंगे कि ये जो वर्गीकरण हो रहा है आंकड़ों का या डेटा का, ये वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये वर्गीकरण अगर हम लोग देखें बच्चों, वर्गीकरण अगर हम देखते हैं, जैसे एक तो अगर बात करें किसी विशेषता के आधारों पर होगा, जैसे एक तो काल के आधार पर हो सकता है। काल के आधार का मतलब क्या होता है, क्रोनोलॉजी वहां पर आएगी, समय के हिसाब से, ठीक है, टाइम के हिसाब से, पहले ये घटना, फिर ये घटना, फिर ये घटना, फिर ये घटना, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगी, है ना, और जैसे कक्षा 10 तक अगर मुझसे इतिहास पढ़ा है, सामाजिक विज्ञान पढ़ा है, तो मैं हमेशा क्या कहता हूं, हमें हिस्ट्री नहीं हाई स्टोरी बोलना है। हमें इतिहास है, हाई स्टोरी, हिस्टोरी से दोस्ती करनी। अब स्टोरी में क्या होता है, ऑर्डर के साथ बताया जाता है कि देखो एक दिन राजा के घर ऐसी घटना घटी, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसा। तो हम एक काल में, एक समय में हम लोग चलते हैं, उस काल ऑर्डर में हम सेट करते हैं। ऐसा जैसे मान लीजिए, जब आप, अगर आपके पास राजनीति विज्ञान है और नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने, अब ऐसा आपने याद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर ये, फिर वो, फिर वे, ऐसे। तो आप क्या कर रहे हैं, एक ऑर्डर में, एक समय के अनुसार याद कर रहे हैं, पहले वो बने, फिर ये बने, फिर ये बने। पहले चुनाव 1952 में हुए, फिर 57 में, फिर 62 में, फिर 67 में, फिर 71 में, 77 में, 80 में, इस प्रकार से चुनाव होते गए, आपने ऑर्डर में है। तो हम जब काल में भी क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, हम डेटा समय के अनुसार भी हम बांट सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कहीं पर मात्रात्मक भी प्रयोग कर सकते हैं। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई क्वांटिटी की बात कर रहे हो कि साहब कितनी क्वांटिटी आनी चाहिए, उस मात्रा के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लीटर में बात कर सकते हैं, हम ऊंचाई में बात कर रहे हैं, हाइट्स में बात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप लोग स्कूल जाते हो, तो स्कूल जाते होंगे तो आपकी सुबह पहले प्रार्थना होती होगी, है ना, प्रेयर होती होगी। अब उसमें क्या करा जाता है, जनरली क्या होता है, हाइट के हिसाब से बच्चों को खड़ा करा जाता है। ये एक क्लास के बच्चे, पहले तो क्या होगा, क्लास के हिसाब से डिवाइड करेंगे, हाँ साहब ये 11th क्लास के बच्चे, ये बॉयज की लाइन, ये गर्ल्स की लाइन। तो दो वर्गीकरण देख लिए, पहला तो क्लासों के आधार पे, फिर क्लास में भी बॉयज और गर्ल्स के आधार पे। अब तीसरा कैसे, हाँ भाई बेटा आप आ गया हो, आपकी हाइट छोटी है, आप इसके पीछे, आप इसके पीछे, आप इसके पीछे, आप, फिर जो उसकी सबसे पीछे सबसे ज्यादा हाइट होती है वो सबसे पीछे पीछे हो जाता है बेचारा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इनकेस कुछ सामने कुछ भी हो तो वो पता चले ना, छोटी हाइट वाले को तो बेचारे को दिखेगा नहीं। तो ये हम लोगों ने क्या करा है कि जब प्रेयर हो रही थी तो छोटी हाइट वाले को आगे लेकर करके आगे। तो इसी प्रकार से जो मात्रा होती है, यहाँ पर ये मात्रा की बात नहीं थी, मात्रा जैसे क्वांटिटी कुछ भी होती है, हम क्वांटिटी के हिसाब से काम कर सकते हैं। क्या भाई पहले इतनी क्वांटिटी है, इतना दूध है, इतनी ये चीज है, इतना सामान है, तो मात्रात्मक ऑर्डर में भी हम लोग सेट कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, गुणात्मक भी होता है। गुणात्मक का मतलब क्या होता है, गुणों के आधार पर, गुण के आधार पर कि उसमें कितने गुण हैं, ठीक है ना। कहा जाता है ना 36 गुण व्यक्ति में होते हैं, और जब व्यक्ति की शादी की उम्र हो जाती है तो कुंडली मिलाई जाती है। तो कुंडली में क्या मिलाया जाता है, यही मिलाया जाता है कि साहब ये लड़का और ये लड़की की कुंडली है, दोनों की कुंडली में कितने गुण मिलते हैं। और कहा जाता है कि 36 गुण नहीं मिलते हैं, और क्योंकि पहली बात तो 36 के 36 गुण, 36 की 36 अच्छाइयाँ किसी हर व्यक्ति में होती नहीं है, कुछ ना कुछ कमियां होती है। और दोनों में ही, जिनकी शादी होने वाले दोनों में 36 गुण मिल गए तो फिर तो भैया बड़ी बात हो जाएगी। तो वो गुण मिलते नहीं है। तो गुणात्मक भी चीजें होती है भाई, जैसे सुंदरता मान लो, अच्छाई मान लो, और ये सारी जो है गुण के आधार पे जो भी हो, उस आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो काल के आधार पे हो गया, मात्रात्मक आधार पे हो गया, गुणात्मक आधार पे हो गया, और भी अन्य आधारों पर भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो डेटा को वर्गीकृत किया जाता है, जो डेटा को क्लासिफाई करा जाता है, वो इस अनुसार करा जाता है कि साहब हम लोगों को उसकी समीक्षा करने में, उसका विश्लेषण करने में आसानी हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्लेषण करने वाले को आसानी हो, विश्लेषण करने वाले को
आसानी हो। तो विश्लेषण करने वाले को आसानी होती है, उसी प्रकार से आंकड़ों का वर्गीकरण कराया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कराया जाता है। अब चाहे वो मात्रात्मक आधार पे हो सकता है, गुणात्मक आधार पे हो सकता है, काल आधार पे हो सकता है, ऐसा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक उदाहरण दिया था कि जैसे भाई मैं 9th भी पढ़ा रहा हूँ, 10th भी पढ़ा रहा हूँ, 11th में भी 2 सब्जेक्ट है, 12th में 2 सब्जेक्ट है। अब मैं एक तो क्या होगा कि हाँ एक फोल्डर बनाऊँ कि साहब 2000 ये वाला सेशन है, फोल्डर खोला और उसमें सारी फाइलें 9th की भी, 11th की भी, 12th की, 10th की जो भी आ रही वो डाल दी। अब एक मैंने क्या करा है, तो ये तो क्या हो गया बहुत, मतलब कोई कभी मेरे से सर ने पूछ लिया सर वो वाली पीपीटी भेजिएगा, तो बड़ी समस्या हो जाएगी ढूंढने में। और एक क्या करूं, सबसे पहले फोल्डर बनाओ 9th का, 10th का, 11th का, 12th का। फिर 9th में चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको। 10th में चारों सब्जेक्ट। फिर 11th में जो है पॉलिटी और इको। फिर पॉलिटी की जो 2 किताबें हैं उनका नाम, 11th की इको की 2 किताबें उनका नाम। फिर उनमें एक एक चैप्टर की लिस्ट बनाओ और फिर पीपीटी में उनमें कितना आसान हो जाएगा। जैसे मुझे बोला गया कि हाँ सर 11th में इकोनॉमिक्स की इस वाली किताब का, इस वाले चैप्टर का ये लेक्चर, तो फट देनी मैं वो वाला फोल्डर खोलूंगा, वहां से डाउनलोड करके मैं आगे भेज दूंगा। तो मेरे लिए विश्लेषण करने में कहां किस प्रकार से आसानी होगी कि मैं कैसे उसको सेट करूं जिससे कि मैं विश्लेषण आसानी से कर पाऊं, मैं उसी प्रकार से उस आंकड़ों का वर्गीकरण करूंगा, क्लासिफिकेशन डेटा करूंगा। आज हम लोगों को यही पढ़ना है कि ये जो डेटा है इसको किस प्रकार से, किन आधारों पर क्लासिफाई करा जाए, किन आधारों पर वर्गीकृत करा जाए। पर सीधा सा आखिर में जो निष्कर्ष हमारा निकलेगा वो यही निकलेगा कि जो वर्गीकरण करा जाए, जो क्लासिफिकेशन करा जाए, वो इस आधार पर होता है कि हमें विश्लेषण करने पर आसानी होनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को कहता हूं कि कोई भी चीज अगर आपको याद करनी है, आप ट्रिक बनाते हैं तो ट्रिक खुद की बनाइए, बस आपको वो चीज याद होनी चाहिए, आप उसको कहीं से कैसे भी जोड़ करके आसानी से बना दीजिए, आप याद कर लें। सबसे बढ़िया बात यह है, मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको याद होनी चाहिए। मेरे याद होने से क्या, आपको याद हो, क्योंकि एग्जाम तो आपको दे करके आना है। किसी वर्गीकरण के वर्ग या समूह कई तरीकों से बनाए जा सकते हैं। देखो अब सीधी सी बात है, जब हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो वर्गीकरण में हम वर्ग बना रहे हैं या समूह बना रहे हैं। मतलब एक वर्ग होगा मतलब लोगों का समूह होगा, किसी भी लोगों का या किसी भी चीज का। अगर हम वर्ग बना रहे हैं, समूह बना रहे हैं, तो कई तरीकों से बनाए जा सकते हैं, कई तरीकों से बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका जो आधार है ना, आधार कई चीजें हो सकती हैं किसी भी बेसिस पे। और आधार में सबसे मुख्य बात जो है वो बस ये ध्यान रखें कि हमको आसानी किस में, मतलब जो भी विश्लेषण करने वाला है उसको आसानी किस में है, आसान काम करा जाए जिससे कि हम समझ सके और हम अगले वालों को समझा सके, ये ज्यादा जरूरी है। आप अपनी पुस्तकों को विषय, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि में वर्गीकृत करने के स्थान पर इन्हें वर्णमाला के क्रम में लेखकों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। देखो अब इंटरेस्टिंग बात देखना, हम हमारी बुक्स को क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। हम हमारी बुक्स को अलग अलग कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। एक तो हम जो इनका वर्गीकरण कर सकते हैं वो किस आधार पर कर सकते हैं, सब्जेक्ट के आधार पर कर सकते हैं। हम सब्जेक्ट के आधार पर कर सकते हैं कि साहब मेरी ये इकोनॉमिक्स की बुक है, इकोनॉमिक्स में दोनों बुक, पहली डेवलपमेंट की बुक ये रही, सांख्या की स्टेट्स की बुक ये रही, उसके बाद दोनों की रिफ्रेशर जो है वो ये है, सर के जो नोट्स है वो यहाँ पर है। इस प्रकार से वर्गीकृत कर लिया। उसके बाद मान लीजिए पॉलिटी है तो पॉलिटी में भी आपने सेम ही अपनाया, जियो है तो जियो में भी आपने सेम ही अपनाया। तो एक तो जो वर्गीकरण करा है, क्लासिफिकेशन जो आपने करा है वो किस बेसिस पे करा है, सब्जेक्ट के बेसिस पे करा है। आज दूसरा इसने क्या कहा, लेखकों के आधार पर कि इन किताबों का जो लेखक है, ऑथर है, वो कौन है, ऑथर के आधार पर कर लिया कि हाँ साहब ये ऑथर है, इस ऑथर का पहले नाम देखो, इसका नाम ए से शुरू होता है तो पहले इसकी किताब है, इसका नाम एस से शुरू होता है तो इसकी लास्ट में किताब रखेंगे। इस प्रकार से ऑथर के नाम, लेखक जिन्होंने किताबें लिखी है उनके नाम के अनुसार। तो आप बुक को सब्जेक्ट के अनुसार भी रख सकते हैं, आप ऑथर के अनुसार भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जो बैग में सेट कर रहे हैं तो हम पीरियड के अनुसार भी रख सकते हैं कि भैया पहले इसका पीरियड आएगा, उसका पीरियड आएगा। इसके अलावा हम जब घर में किताबें सेट करते हैं तो हम हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं कि भैया मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, मुझे सबसे ज़्यादा मजा किस में आता, तो जिसमें मजा आता है वो सबसे पहले और जिसमें मजा नहीं आता उसको सबसे आखिरी में। या हमारे पढ़ने का जो टाइम टेबल होता है उस टाइम टेबल के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, सबसे पहले मैं ये पढ़ूंगा, ये किताब होगी, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये किताब होगी। तो हमारे पास वर्गीकरण, किसी को भी वर्गीकरण करने के बहुत सारे आधार होते हैं। अथवा आप इन्हें प्रकाशन वर्ष के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब प्रकाशन वर्ष का मतलब क्या है, वो कब प्रकाशित हुई है, वो कब छापी गई है, कौन से ईयर में छापी गई, कौन से ईयर में। तो ये क्या हो गया, ये काल आ गया, समय आ गया। समय के अनुसार आप क्या कर रहे हो, वर्गीकृत कर रहे हो कि भैया ये वाली जो किताब थी, ये वाली किताब 2014 में बनी हुई है और ये वाली किताब 2012 की बनी हुई है। 12 वाली पहले, फिर 14 वाली, फिर 19 वाली, फिर 20 वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, इस प्रकार से। तो प्रकाशन वर्ष मतलब
आप किताब को सब्जेक्ट के हिसाब से, आप किताब को लेखक के नामों के आधार पे, और आप उनको वर्षों के आधार पर भी अरेंज कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। आप उन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत करना चाहते हैं ये आपकी आवश्यकता पर निर्भर करेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप उन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत करना चाहते हो ये सब जो डिपेंड करता है आपकी आवश्यकताओं, आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है कि आपकी जरूरत क्या है, आप किस उद्देश्य के कारण इनका वर्गीकरण कर रहे हो। क्योंकि आप जब बांट रहे हो तो ये तो आपको ही पता ना कि हम क्यों बांट रहे हैं, हम क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं। तो उद्देश्य आपको पता है, आप उसके पीछे क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हो यह आपको पता है। तो सीधा सा मुख्य जो मुद्दा है वो यही है कि आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि आप वर्गीकरण करोगे तो करोगे कैसे। जैसे आपकी आवश्यकता आप उस हिसाब से वर्गीकरण करोगे। आप स्कूल में जाने के लिए बैग सेट कर रहे हो तो उस हिसाब से करोगे। आप किताबों को ईयर वाइज पढ़ना चाहते हो तो आप उस हिसाब से सेट करोगे। आप सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के हिसाब से सेट करना चाहते हो। सब आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार से अपरिष्कृत आंकड़ों को भी विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है जो आपके अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार से जो अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं, जो रो डेटा जो होता है, मतलब जो सारा मिक्सचर होता है पूरा का पूरा, उसको भी विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिससे आपके अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि आप किस चीज का अध्ययन करना चाहते हो और उस अध्ययन का क्या उद्देश्य है। जैसे हम लोगों ने जैसे कहा कि भैया हमने 100 बच्चों के मैथ्स के मार्क्स लिख लिए, इतने इतने हैं। अब हम ये देखना चाहते थे कि किसके 100 में से 100 आते हैं, कितने बच्चों के 100 में से 100 आते हैं, कितनों के 10 के अंदर अंदर आते हैं, ये सब कुछ। तो फिर हमने क्या करा कि हमने एक लिस्ट बना ली 0 से लेकर करके 100 मार्क्स तक की। अब देखा 0 मार्क्स 1 बच्चे के हैं, 20 मार्क्स जो है वो 5 बच्चों के आए हैं, 90 जो मार्क्स है वो 6 बच्चों के आए, 100 जो मार्क्स आए वो 1 बच्चे के आए। अभी आपने इस प्रकार से वर्गीकृत कर लिया तो अब आपका उद्देश्य ये था ना कि हम ये देखें कि कितने बच्चे हैं जो बहुत वीक है, जिनके 30 से मार्क्स नीचे आते हैं, जो पास भी नहीं हो पा रहे, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो 80 को क्रॉस कर रहे हैं, ब्रिलियंट खोपड़ी है। तो अब ऐसा देखो, ऐसा क्या होता है स्कूलों में कराया जाता है। स्कूलों में जो बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, उन पे फोकस करने के लिए प्रिंसिपल रिकॉर्ड मांगता है टीचरों से कि अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही बुरी कंडीशन में, कितने एवरेज है और कितने मतलब आप कह सकते हो ब्रिलियंट है। तो वो बोलेंगे मैम 80 से 100 के बीच में इतने बच्चों के नंबर आ रहे हैं, और बाकी 40 से लेकर के 80 के बीच में जो एवरेज है उनके कितने हैं, और 40 से नीचे वाले इतने बच्चे। ठीक है, तो अच्छा ये जो बिल्कुल वीक है इनके लिए अपन एक नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, एवरेज के लिए एक अलग, और जो ब्रिलियंट है उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इस प्रकार से तो अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें समय के अनुसार समूहित किया जा सकता है, समय के अनुसार, ठीक है, काल के अनुसार, क्योंकि किस समय की बात है तो समय के अनुसार भी लाया जा सकता है। इस प्रकार के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता है। जब समय के अनुसार आप वर्गीकृत करते हो, जब समय के अनुसार आप बांटते हो, क्योंकि काल का मतलब क्या है, काल का मतलब होता है समय, वक्त, और अनुक्रमिक का मतलब क्या होता है कि उस क्रम में, काल के क्रम में उसको सेट करा गया हो, उसको क्या कहा जाता है, कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता है। टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन इसको कहा जाता है। टाइम के आधार पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसकी चर्चा यहां पर होती है। इस प्रकार के वर्गीकरण में आंकड़ों को समय के संदर्भ जैसे वर्ष, तिमाही, मासिक या साप्ताहिक आदि के रूप में आरोही या अवरोही क्रम में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब कालानुक्रमिक में किस प्रकार से, आंकड़ों को समय के संदर्भ में, जैसे वर्ष के आधार पर कि भैया ये इस साल का डेटा है, ये इस साल का डेटा है, ये इस साल का डेटा है। जैसे जनगणना की बात करते हैं, जनगणना में साहब ये 1991 की जनगणना का डेटा, ये 2001 की जनगणना का डेटा, ये 2011 की जनगणना का डेटा। तो ईयर में अपन लोगों ने सेट कर लिया है। तिमाही, तिमाही का मतलब क्या होता है, 3-3 महीने के हिसाब से, 3-3 महीने के हिसाब से। तो जैसे जनरली जो जीडीपी की जब बात होती है तो क्वार्टर में बात करी जाती है कि भैया Q1, Q2, Q3, Q4, 3-3 महीनों के हिसाब से जो भी है वो देखा जाता है। मासिक हर महीने के हिसाब से, साप्ताहिक हर सप्ताह के हिसाब से, आरोही अवरोही मतलब बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में। इस प्रकार से भी हम लोग सेट कर सकते हैं। वर्षों के आधार पर भारत की जनसंख्या के वर्गीकरण को दिखाता है। तो वर्षों के आधार पर जो जनगणना होती है वो भारत की जनसंख्या को दर्शाता है। ऐसे मैंने उदाहरण आपको यहाँ दिया है। चर जनसंख्या एक काल श्रेणी है क्योंकि इसमें विभिन्न वर्षों के मानों की एक श्रेणी चित्रित की गई है। देखिए अब यहाँ पे जो शब्द आया है ये चर, ये चर वाला शब्द हम आज भी पढ़ेंगे। चर का मतलब होता है बेटा वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेरी होता हो, जो चेंज होता रहता है।
ठीक है, जिसमें परिवर्तन देखने को मिलता है उसको क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है। जैसे जनगणना देख लीजिए, अब 2011 की जनसंख्या में और 2021-24 की जो भी जनगणना होगी उसमें परिवर्तन होगा। 11 की जनगणना में परिवर्तन है, पॉपुलेशन बढ़ी है, काफी चीजों में सुधार आया है, तो वेरिएबल्स जो है वेरी करते हैं, उसकी बात है। स्थानिक वर्गीकरण के अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक स्थितियों जैसे कि देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा आदि के संदर्भ अनुसार होता है। अब हम भौगोलिक स्थितियों के अनुसार भी क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। स्थानिक वर्गीकरण, स्थानिक वर्गीकरण का मतलब क्या है, स्थान के आधार पर वर्गीकरण हो सकता है, प्लेस के आधार पर, जगह के आधार पर वर्गीकरण हो सकता है। भाई ये सारे इस देश के लोग हैं, ये इस राज्य के हैं, हम इस शहर में रहते हैं, हमारा ये जिला लगता है, हमारा ये कस्बा लगता है, इन सब में भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भैया हम सारे के सारे लोग भारतीय हैं, फिर भारतीय में मैं इस वाले राज्य में रहता हूँ, वो इस वाले राज्य में रहता है, इस वाले राज्य में ये वाले जिले में रहता हूँ, इस वाले जिले में या तो इस शहर में रहता हूँ या यहाँ गाँव में रहता हूँ या कस्बे में रहता हूँ, इस प्रकार से। कई बार आपका सामना ऐसी विशेषताओं से होता है जिन्हें मात्रात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की विशेषताओं को गुण कहते हैं। कभी कभार आपका सामना ऐसा इनसे होता है जो मात्रात्मक रूप में व्यक्त नहीं करा जा सकता। अब हम कहें वो व्यक्ति बड़ा अच्छा है, कितना अच्छा है, 1 किलो अच्छा है, 2 किलो अच्छा है, ऐसा तो बोलोगे नहीं। 1 लीटर बढ़िया है, 2 लीटर बढ़िया है, ऐसा तो बोल नहीं सकते। मात्रा, क्वांटिटी तो हम लोग देख नहीं सकते। तो जब कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनको मात्रात्मक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है बेटा, क्वालिटी कहा जाती है। क्वालिटी है भैया व्यक्ति, हम ये कह सकते हैं वो अच्छा है। अब अच्छे में क्या है, ठीक है, बहुत अच्छा है, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है, बेहतरीन है भैया। तो हमने क्वालिटी को जो है इस प्रकार से ऑर्डर में सेट कर दिया। पर हम ये तो नहीं बता सकता कितना अच्छा है, तो बोला कितना 2 लीटर अच्छा है, 2 लीटर से ज्यादा अच्छा नहीं है, बाकी तो फिर बेकार है, ऐसा नहीं कह सकते ना। उदाहरण के लिए राष्ट्रीयता, साक्षरता, धर्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि इन्हें मापा नहीं जा सकता। इन गुणों को गुणात्मक विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इनको गुणात्मक विशेषता की उपस्थिति और अनुपस्थिति कैसे, जैसे आपकी राष्ट्रीयता क्या है, भारतीय है या नहीं, हाँ या ना, हाँ। साक्षरता, आपने ग्रेजुएशन कर रखी, हाँ या ना। धर्म कौन सा है, ये वाला धर्म है, हाँ या ना। लिंग ये वाला, तो जैसे आप देखते हैं जहां लिंग आता है, जेंडर आता है, तो मेल फीमेल, तो कौन सा मेल, उस पर टिक लग गया। वैवाहिक स्थिति, ठीक है, मतलब आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, तो शादीशुदा हैं तो हाँ और नहीं है तो ना। विशेषताओं पर आधारित आंकड़ों के ऐसे वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है, और विशेषताओं, ऐसी विशेषताओं के आधारित जो वर्गीकरण होता है उसको गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। जिससे कि राष्ट्रीयता की बात हो गई, साक्षरता, धर्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति, इन सब की स्थिति। निम्नलिखित उदाहरणों में हम किसी देश की जनसंख्या को गुणात्मक चर लिंग के आधार पर समूहित किया हुआ पाते हैं। जब निम्नलिखित उदाहरण आप देखेंगे जितने भी आपकी बुक में दिए हुए, उनमें जनसंख्या को अगर आप देखेंगे तो जो गुणात्मक चर है, जो क्या है, क्वालिटी वाला जो चर है, वो लिंग के आधार पर आप देखेंगे कि हाँ भैया भारत की जनसंख्या इतनी है, भारत की जनसंख्या इतनी है, इसमें मेल जो है, पुरुष जो है वो इतने हैं, फीमेल जो है वो इतने हैं, बाकी जो दूसरे अदर जेंडर, दूसरे लिंग के हैं वो इतने हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा भी हम जैसे ऐसा देख सकते हैं, इसमें जो बच्चे हैं, बॉयज जो है वो कितने हैं, यहाँ पे जो है गर्ल्स कितनी हैं। इस प्रकार से लिंग के आधार पर वर्गीकरण होता है। इसमें प्रेक्षण स्त्री और पुरुष हो सकता है। इन दो विशेषताओं को आगे वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। देखिए अब क्या है, इसमें प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन करने के लिए कौन होता है, स्त्री और पुरुष। भाई जैसे अच्छा पुरुष और स्त्री है, फिर इनमें आगे और स्थिति आ जाती है, अच्छा मेल, ठीक है, शादीशुदा हो या नहीं हो, अच्छा शादीशुदा हो, ठीक है, क्या नाम है वाइफ का, क्या नाम है हस्बैंड का, बच्चे हैं, बच्चों का ये नाम आ गया। फिर इस प्रकार से आगे पूरा लिस्ट आ जाती है। प्रथम चरण में यह वर्गीकरण पहले विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित है, जैसा कि पुरुष या पुरुष नहीं स्त्री है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, वर्गीकरण में उपस्थिति पे देखा जाएगा, भैया पुरुष, मेल, यस और नो, यस है तो टिक लग जाएगा, मतलब फिर इसके बाद अलावा क्या हो गया, भाई आप स्त्री हैं, महिला है। दूसरे चरण में प्रत्येक वर्ग स्त्री या पुरुष आगे दूसरी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर विभाजित है, जैसे विवाहित या अविवाहित। अच्छा पुरुष या स्त्री, ठीक है। फिर पहला चरण तो ये हो गया, फिर आगे क्या पूछा जाएगा, विवाहित है मतलब शादीशुदा हैं आप, हाँ तो ठीक है, नहीं है मतलब अविवाहित हो गए।
ऊंचाई, भार, आयु, आय, छात्रों के अंक आदि विशेषताओं की प्रकृति मात्रात्मक है। ये सारी जो है, ऊंचाई, उसकी कितनी ऊंचाई थी, उसमें भार, उसमें कितना वजन था, उसकी उम्र कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, छात्रों के अंक आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, ये सारी जो विशेषताओं की प्रकृति है कैसी है, मात्रात्मक है। मतलब ये मात्रा में है, ये क्वांटिटी में है बच्चों। जब ऐसी विशिष्टताओं के संग्रहित आंकड़ों को वर्गों में समूहित किया जाता है तो यह वर्गीकरण मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। तो आपने मात्रात्मक वर्गीकरण भी देख लिया और गुणात्मक वर्गीकरण भी देख लिया। मात्रात्मक वर्गीकरण में ऊंचाई, भार, आयु, आय, छात्रों के अंक, जहां मात्रा की बात होती है वो मात्रात्मक वर्गीकरण में आ जाते हैं। और गुणात्मक वर्गीकरण में जैसे राष्ट्रीयता हो गया, साक्षरता हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, वैवाहिक स्थिति हो गई, ये सारे गुणात्मक में आ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चर, संतत है और विविक्त। इसका क्या मतलब है पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। चर मतलब वेरिएबल्स और संतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, और विविक्त को हम बोलते हैं डिस्क्रीट। ये जो शब्द अब आपके पास आ रहे हैं, अब थोड़े से दिमाग को खोल लीजिएगा। सांख्यिकी में अब धीरे धीरे न्यूमेरिकलों की शुरुआत हो जाएगी। कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज आप पढ़ेंगे, सतत श्रृंखला आप पढ़ेंगे, और विविक्त श्रृंखला जो है वो भी आप पढ़ेंगे। तो उन श्रृंखला के अलग अलग न्यूमेरिकल्स होंगे, अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे, अलग अलग फॉर्मूलाज को याद करना, उसमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, ये अब आगे समय में आपके पास आने वाले हैं। चर की सरल परिभाषा जिसकी आपने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था, ये नहीं बतलाती कि ये कैसे परिवर्तित होता है। तो चर की आप पहले परिभाषा जान चुके हैं, वेरिएबल जो परिवर्तित होता है, चेंज होता है, पर उसमें यह नहीं पता लगा था कि कैसे परिवर्तित होता है। मान लिया जो चर है वो परिवर्तित होता है, वेरिएबल जो है वो चेंज होता है, पर यह नहीं पता लगा पाया कि कैसे चेंज होता है, उसमें चेंज होने का क्या कारण है वो जानना। चरों में अंतर विशेष वर्गीकरण के आधार पर होता है। इन्हें सामान्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। अब जो चर हैं उनमें जो अंतर होता है वो विशेष वर्गीकरण के आधार पर होता है। मतलब हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो वर्गीकरण के आधार पर ही क्या होगा, उसमें अंतर देखने को मिलेगा। और इनमें सामान्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है सतत और दूसरा होता है विविक्त, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट। ठीक है, तो इसमें आगे हम जो आगे जाकर के जब हम पढ़ेंगे तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे। सतत चर का कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है। तो सतत जो चर होगा, कंटिन्यूअस जो सीरीज होगी, उसका कोई संख्यात्मक मान होगा। संख्यात्मक मान का मतलब क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, पॉइंटों में भी हो सकती है, अपॉन में भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकता है, रूट में, अंडर रूट में, एग्जैक्ट जो वैल्यू है 10, 15, 20 वो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोई सा भी संख्यात्मक मान यहाँ पर सतत में हो सकता है। ये पूर्णांक मान भी हो सकता है, ऐसे पूरा है जो पूरा अंक है जो 1, 2, 3, 4 ऐसे। भिन्नात्मक मान भी हो सकता है 1/2, 2/3, 3/4। वे मान जो यथार्थ भिन्न नहीं है, जो पूर्ण रूप से भिन्न नहीं, अलग नहीं, जैसे √2 1.444, √3 बराबर 1.732, इस प्रकार के भी हो सकते हैं। मतलब सतत में कोई सा भी संख्या आ सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक छात्र का कद 90 से 150 सेंटीमीटर तक बढ़ता है, तो उसके कद के मान, इसके बीच आने वाले सभी मान हो सकते हैं। और जब हम ऐसा कहते हैं कि एक छात्र है उसका कद 90 से 150 सेंटीमीटर तक बढ़ता है, मतलब हमने ये कहा कि 90 से 150 सेंटीमीटर तक बढ़ता है, इसका मतलब क्या है, इसके बीच में है। भाई 92 भी बढ़ता होगा, 100 भी बढ़ता होगा, 110, 120 भी बढ़ता होगा। ऐसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे जो सीबीएसई बोर्ड्स होते हैं उनमें ग्रेडिंग सिस्टम चला करता था। तो उसमें क्या होता था, जैसे 91 से 100 इसको दी जाएगी A1, या कहीं कहीं पर यूज करा जाता है A+ ग्रेड। फिर 81 से 90 के बीच में जो मार्क्स आएंगे उनको दी जाएगी A2 या A ग्रेड। फिर 71 से 80 वाले जो बच्चे हैं उनको दी जाएगी B1 ग्रेड या B+। फिर 61 से 71 वाले जो मार्क्स, 70 के मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको दी जाएगा B2 ग्रेड या B दिया जाएगा। फिर इसी प्रकार से 51 से 60 और फिर 41 से 50 तक का इस प्रकार से चलता है, C1, C2 या C+ और C, इस प्रकार से। अब देखो, अब जिस बच्चे को A1 या A+ मिला है, इसका मतलब यह है कि हो सकता है उसके 100 में से 100 भी मार्क्स हो, ये भी हो सकता है उसके 99 में हो, ये भी हो सकता है उसके 95 में हो, 91 ही हो चाहिए, ये भी हो सकता है, और 90 ही आगे होंगे तो वो किस में आ जाएगा, A2 में आ जाएगा। तो कोई सा भी मान हो सकता है।
ये संपूर्ण संख्या वाले मान को भी प्रकट कर सकता है, जैसे कि 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। और जो संपूर्ण संख्या वाला मान उसको भी बता सकता है कि हाँ भाई इस बच्चे की हाइट 100 सेंटीमीटर बढ़ती, 108 सेंटीमीटर है, इतना जो भी है। इसके साथ ही भिन्नात्मक मान जैसे 90.85 भी बोल सकता है, 102.34 सेंटीमीटर भी बोल सकता है, 149.99 सेंटीमीटर आदि भी हो सकते हैं, जो पूर्णांक नहीं है, पूर्ण अंक नहीं है, कंप्लीट नहीं है, अधूरे है ना। 149 पॉइंट दशमलव चल रहा है यहाँ पे 9999, इस प्रकार से कंप्लीट नहीं है। इस प्रकार ऊंचाई चर किसी भी कल्पित मान को अभिव्यक्त करने में सक्षम है और इसके मानों को अनंत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सतत चर के अन्य उदाहरण भार, समय तथा दूरी आदि है। इस प्रकार जो ऊंचाई चर है उसको भी कल्पित मान है, किसी में भी सक्षम है अभिव्यक्त कर सकता है और अनंत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सतत के और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे भार हो गया, वजन की बात हो गई, समय की बात हो गई, दूरी की बात हो गई, वो भी कॉन्टिन्यूस में सतत में आ जाएंगे। सतत चर के विपरीत जो है विविक्त चर है, केवल निश्चित मान हो सकता है। तो सतत के तो कोई सा भी मान हो सकता है, पर विविक्त या डिस्क्रीट सीरीज जो है उसका निश्चित मान होगा। इसके मान केवल परिमित उछाल से बदलते हैं। ये उछाल एक मान से दूसरे मान के बीच होते हैं, परंतु इसके बीच कोई मान नहीं आता। ठीक है ना। ये जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करोगे, जब आपको ये चीजें समझ में आएगी। उदाहरण के लिए कोई चर, जैसे किसी कक्षा में छात्रों की संख्या भिन्न वर्गों के लिए उन मानों की कल्पना करता है जिसमें केवल पूर्ण संख्याएं हो। तो इसमें कहा गया कोई चर किसी कक्षा में छात्रों की जो संख्या है भिन्न वर्गों के लिए उन मानों की कल्पना करता है जो केवल पूर्ण संख्या हो। यदि कोई भिन्नात्मक मान जैसे 0.5 नहीं हो सकता, क्योंकि एक छात्र का आधा निरर्थक है, इस प्रकार से इसमें 25 एवं 26 के बीच 25.5 नहीं हो सकता। तो जब हम ये कह रहे हैं कि हम संख्या, बच्चों की संख्या गिन रहे हैं, तो मैं ये तो कहूँगा ना, मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, मेरी क्लास में 100 बच्चे। मैं ऐसा थोड़ी कहूँगा मेरी क्लास में 50.5 बच्चे हैं, तो भैया ये एक बच्चा आधा थोड़ी है, वो पूरा ही काउंट होगा ना, आधा दूरा तो आ नहीं सकता है। तो ऐसे विविक्त हो जाते हैं। इसकी अपेक्षा इसका मान या तो 25 होगा या फिर 26 होगा। हम देखते हैं कि जब इसका मान 25 से 26 बदलता है तो इन दोनों के बीच के भिन्नों को इसमें नहीं लिया जाता। तो अब इसमें 25 से 26 का बीच का जो मान है वो कभी भी नहीं लिया जाएगा, या तो 25 लिया जाएगा या 26 लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी विविक्त चर का मान भिन्न में नहीं हो सकता, परंतु ऐसा मत सोचिए कि इसका मान भिन्न में नहीं हो सकता। ये चीज आपको भी आगे और समझ में आ जाएंगी। ओके, मान लीजिए कि x एक चर है जिसमें 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 जैसे मान है। तो क्या ये विविक्त चर है? हाँ, क्योंकि यद्यपि x के मान भिन्नों में हो सकते हैं, तथापि ये दो सन्निकट भिन्नों के बीच नहीं हो सकते। तो देखो, ये भिन्न जो है मान भिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, पर उसके बीच में नहीं हो सकते। तो ये पॉइंट वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये 1/8 से 1/16 में या फिर 1/16 से 1/32 में बदलता है, परंतु 1/8 से 1/16 के बीच या 1/16 से 1/32 के बीच का मान नहीं ले सकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप न्यूमेरिकल्स के जब चैप्टर्स करना शुरू करेंगे वहाँ आपको क्लियर हो जाएंगी, कहाँ कौन सा मान आएगा, किसके से किसके बीच में आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, सारे उनके फॉर्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो जब आप करेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे। इसलिए इनको ज़्यादा ऐसा टेंशन नहीं लेना, ये 1/8, 1/16 ये याद, कुछ भी याद नहीं करना है इनमें से। ठीक है, जो मेन बातें हैं बस उनको ध्यान रखना है। ओके, इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है लर्न एंड शेयर आर्ट्स की एप्लीकेशन का, जहाँ पे आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है। तो जाइए, कोर्सेज को खरीदिए और अपनी पढ़ाई को चार चांद लगाइए। और मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।